एटम्स पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले मतलब बेसिकली एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, और जिस अलग अलग लोगों ने एटम के बारे में कुछ कुछ बताया। तो सबसे पहले तो जे थॉमसन आया, उसने बोला कि एटम होता है, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, और वो दोनों बराबर होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो एटम एक न्यूट्रल बन जाता है। और लेकिन उसके अंदर ना कैसे होते हैं उसने बस ऐसे ही बता दिया कि फैले हुए होते हैं। जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं फैले हुए कहीं कहीं पे, ढंग से नहीं बताया, ठीक है। तो तब तक तो वही मानते थे कि ऐसे ही कुछ होगा। तो उसके बाद की कहानी है जहां से मतलब हमको पढ़ना है, वो है रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसने क्या किया है, इसने एक गोल्ड की फॉइल ली थी। गोल्ड की फॉइल क्यों ली? मेलेबल होती है, उसको जितना पतला कर दो वो हो जाती है और फटती नहीं है बीच में से, ठीक है, बहुत ज्यादा मेलेबल होता है। लेकिन पतला क्यों किया? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। थोड़ा दिमाग लगाओ। पार्टिकल पास हो सके। पार्टिकल पास हो सके। कौन सा पार्टिकल? तो वैसे पास नहीं हो सके, मोटा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कर रहे हैं। ये है रेडियो एक्टिव। उसने क्या किया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया, उसको बेसिकली ना स्ट्रक्चर के ऊपर डालना था अल्फा पार्टिकल, और देखना था कि हो क्या रहा है, सॉरी एटम के ऊपर, एटम के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। तो आइडियली क्या होना चाहिए था उसके पास? एक एटम होना चाहिए, एक एटम, फिर अल्फा पार्टिकल था। अगर उसके पास एक क्रिस्टल मतलब एक मोटी थिकनेस होती, अगर वो इसको ठीक लेता, तो ऐसा होता ना, एक एटम यहाँ है, दूसरा उसके पीछे है, साइड में इतने सारे ग्रुप बन जाते, तो अल्फा पार्टिकल का सही नेचर पता नहीं चलता, तो वो डिफ्लेक्ट होता अलग अलग जगह से, पता नहीं चलता। इसीलिए तुम इतना पतला कर दो कि यहाँ पे कितने एटम बचे, एक तो बहुत पॉसिबल मुश्किल है, तो यहाँ पे कम से कम मतलब 100 तक बच जाए तो काफी है। वो भी बहुत पतला होता है, क्योंकि नैनोमीटर में होता है ना लगभग एटम का साइज, नैनोमीटर मान लो चलो, ठीक है। और तुमने थिकनेस कर दिया माइक्रोन्स में, एक माइक्रोन मतलब 10⁻⁶ थिकनेस ले ली, तो कितने एटम होने चाहिए इसके अंदर? इसकी थिकनेस में कितने होने चाहिए? एक माइक्रोन थिक शीट में कितने एटम्स होंगे? 1000। क्यों भाई, समझ में आ गई है? अरे भैया, एटम का साइज करना है ना, एटम का साइज कितना है? 10⁹। अब ऐसे कुछ कुछ एटम होंगे कि नहीं होंगे? 10⁹ इंटू ले लो n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 10⁻⁶। माइक्रोन्स में थिकनेस कितना हो जाएगा? 1000। तो माइक्रोन्स में करोगे ना, माइक्रोन जितना पतला करोगे तो उसमें भी 1000 एटम होंगे, ऐसा कुछ।
तो जैसे मिठाई के ऊपर नहीं लगे रहते वो चांदी के, हाँ, वो कितना पतला होता है, बहुत ज्यादा। और माइक्रॉन्स में ही होता है। तो समझ लो कि वो कितनी थिकनेस में 1000 एटम की एक बिल्डिंग है, ठीक है। इतना पतला उसने इसलिए किया है ताकि उसको स्टडी करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि एटम ऐसे ऐसे लगे होंगे, जितना ज्यादा पतला होगा ना उतना ज्यादा उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा एटम का, तो दूसरे एटम इसके ऊपर होंगे। तो वो क्या करेगा कि इसके ऊपर डालेगा, तो एक एटम अगर जो नेचर ये शो कर रहा है दूसरा वाला भी वही करेगा, तीसरा भी वही करेगा, तो सब में लगभग एक जैसा नेचर ही मिल जाएगा। साइड वाइड में कम होते हैं, क्योंकि जितना तो मोटा लोगे ना उतने डिफेक्ट होने लग जाते हैं मटेरियल के अंदर, और ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। पतला लेने से क्या होता है, अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। मोटा ले लोगे तो तब भी पता चल जाएगा, लेकिन उतना अच्छा पता नहीं चलेगा। तो उसने क्या किया, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया, ठीक है, उसमें वो क्या करता है, डीके करता है, पता है कि नहीं, डीके मतलब टूटता रहता है। तो टूटेगा तो कुछ निकालेगा, एक बड़ा एलिमेंट है वो टूट गया, दो छोटे छोटे निकाल दिए और साथ में कुछ और भी निकाल दिया। तो ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है कभी कभी अल्फा पार्टिकल भी निकालते हैं, ज्यादातर रेडियोएक्टिव एलिमेंट डीके जब करते हैं तो अल्फा पार्टिकल निकालते हैं। अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो हर डायरेक्शन में निकलेंगे, तो यहां से एक छेद कर दिया, डब्बे बंद कर दिया और एक छेद कर दिया, तो छेद से निकलेंगे, ठीक है। और उसको पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, निकल के तो कहीं भी भाग सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो उससे क्या होगा, यहाँ दौड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके भागेंगे। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल ऐसे भाग रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अल्फा पार्टिकल निकले और वो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से दौड़ने लगे, तो उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तभी तो दौड़ेंगे। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो वो भागने लग जाएंगे, तो उसके ऊपर गिरेंगे। ऐसे करके हमने मतलब उसने एक्सपेरिमेंट किया। अब ये गिरेंगे तो उसने कुछ देखा, रिजल्ट देखा, तो यहां बना लेते हैं, ये एटम है, ठीक है, और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो उसने बहुत सारे ऐसे, मतलब उसने ये देखा कि बहुत सारे क्या हो गए हैं, पास हो गए। बहुत सारे, हाँ बहुत सारे तो पास हो गए, पास हो गए। और कुछ जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आता रहा, पास वाला वो ज्यादा वो डिफ्लेक्ट करने लगा, ठीक है। और जो सबसे पास है वो और ज्यादा डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखा रहा है, मतलब जो दूर होगा उस पर रिपल्शन। ये क्या है यार, ये न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जितना पास आएगा उतना रिपल्शन लगेगा, फोर्स लगेगा, भाग जाएगा दूर। और जो पहले से ही दूर है उस पर तो क्या ही फोर्स लगेगा, तो ऐसे निकल गया। जो पास है उस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखा रहा है। ऐसे करके धीरे धीरे जो जो पास आ रहे हैं उसका एंगल बढ़ता जा रहा है। तो एक ऐसा आएगा जो कि सीधा इसके हेड ऑन कोलिजन ऐसे बोल लो, ठीक है, और यहीं से वापस पास भी वापस आ जाएगा। कर जाएगा। भाई पॉजिटिव चार्ज है और ऐसे जा रहा है वो उसके सामने से, तो क्या करेगा, तो वापस भेज देगा, ठीक है। और नीचे भी ऐसे ही है, फिर नीचे भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये कैसे करना है आपको, ठीक है। तो जितने बहुत ऐसे तो देखो कितने बना रखे हैं, 10-15 होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये बिलियंस। क्या होता है, एक मोल में कितने होते हैं, एक मोल में कितने पार्टिकल हो गए, 10 की और 23 तो बिलियन ट्रिलियंस होगा, बहुत ज्यादा हो गए। तो ऐसा समझो कि बहुत ज्यादा पार्टिकल है, ये दिखाने के लिए, ठीक है। एक ऐसा समझ लो कि यूनिफॉर्म, ये कहीं भी मतलब कहीं भी जगह नहीं है, हवा की तरह आ रहे हैं, हवा की तरह, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
मतलब इसने देखा तो ये क्या देखता है 99%, 99% से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा, 99% मोर देन 99% go अनडिफ्लेक्टेड। ऐसे ही चलेगा। देखो यार मैं बताता हूँ, एक एटम का साइज बताता हूँ क्या होता है। एक बॉल ले लो, ठीक है, एक बॉल ले लो टॉस्को की, ठीक है, उसको न्यूक्लियस मान लो, तो एटम कितना बड़ा होगा? हैं? 1-2 किलोमीटर जितना बड़ा, 1 किलोमीटर दूर क्या होगा? हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल मान लो, ठीक है, उससे भी दूर। अगर इतनी सी बॉल न्यूक्लियस है, ठीक है, तो एटम 1 किलोमीटर जितना बड़ा है। अब तुम ये सोचो कि इतना बड़ा एटम तुम कहीं जगह रखो और ऊपर से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, तो इससे तो पता नहीं कितने ऐसे होंगे जो पता भी नहीं चलेगा, दिख भी नहीं होंगे उसको, क्यों? इतना बड़ा होता है एटम। तो इसीलिए इतना सा तो एटम है, और 1 किलोमीटर दूर तक तो एटम फैला हुआ है, इतना सा न्यूक्लियस है और एटम बहुत बड़ा। तो मैक्सिमम स्पेस क्या हुआ? खाली हुआ, तो खाली से पास हो जाते हैं, और जो उसके आसपास आएगा उसी में होगा डिफ्लेक्शन। मान लो यहां से, मान लो कुछ 50-100 मीटर दूर पे होगा, 50-100 मीटर ज्यादा बोल दिया, 10-15 मीटर दूर पे होगा, उसी को लगेगा डिफ्लेक्शन फोर्स, ठीक है। तो उसने ये देखा कि 99% ज्यादा क्या हुआ? अनडिफ्लेक्टेड। और उसके बाद ऐसे मान लो कि 0.5%, परसेंट में मत बोलो क्योंकि एग्जैक्टली तो पता नहीं था। फ्यू का मतलब कुछ, डिफ्लेक्ट हुआ है। फ्यू, हाँ, डिफ्लेक्ट एट स्मॉल एंगल्स, ठीक है, वेरी फ्यू, उससे भी कम, डिफ्लेक्ट एट लार्ज एंगल्स। और उसके बाद वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, रीट्रेस बहुत ही कम होते हैं जो अपने रास्ते से वापस आ रहे। सबसे ज्यादा तो ऐसे ही निकल गए, और कुछ होते हैं, कुछ का मतलब ऐसा समझ लो 0.12%, ठीक है, पॉइंट में। तो एक मोल का 0.1% कितना होता है? वही बहुत ज्यादा होता है। एक मोल कितना? 10⁻23। इसका 1% ले लो, 1.1% कितना होगा? 10⁻20, ठीक है कि नहीं? 0.1% 10⁻20 है, वो तो बहुत ज्यादा यार। तो जो स्मॉल एंगल पे गए हैं वो भी बहुत ज्यादा है वो परसेंटेज में कम, लेकिन काफी है। और भी कम 0.001% लार्ज एंगल पे चले गए, तो वो भी 10⁻80-90 में जाएगा, जो भी हो जाएगा, ठीक है। और वेरी स्मॉल में क्या होगा? हाँ, मतलब ये तो बहुत ही छोटा है। नंबर ऑफ पार्टिकल, बहुत ही स्मॉल नंबर होंगे वो। जैसे कि 1 लाख भेजोगे तो 1 लाख तुमने अल्फा पार्टिकल डाले तो 1-2 पार्टिकल ही वापस आएंगे, ठीक है। ये है, लिख लो उसको, लिख डालो। तो उसने ग्राफ बनाया, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered with angle थीटा। डिफ्लेक्शन, थीटा क्या चीज है? डिफ्लेक्शन है।
ये पढ़ा है क्या पहले रदरफोर्ड? हाँ रदरफोर्ड में तो रेडिएक्टिव में भी काम किया था, रेडिएक्टिव भी। ये डायग्राम भी बना। इसमें एक चीज और बताओ, मान लो ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो वो ऐसे चला गया, लेकिन उसकी आने की डायरेक्शन कैसे थी? डायरेक्शन तो ऐसी थी। अगर कुछ ना होता तो वो पार्टिकल सीधा चला जाता। तो ये न्यूक्लियस से कितना दूर है, इसको कुछ बोलते हैं इंपैक्ट फैक्टर बी। अगर अल्फा पार्टिकल सीधा आता, मुड़ता नहीं, तो उसकी डायरेक्शन में जाता सीधा, तो वो न्यूक्लियस से कितना दूर रहता, वही इंपैक्ट फैक्टर बी है। ठीक है, और डिस्टेंस को बोलते हैं। और जो पार्टिकल सीधा इसके मुंह पे आ रहा है न्यूक्लियस के ऊपर, वो जो वापस जा रहा है वो कितनी दूर से वापस जा रहा है, उसको बोलते हैं डी, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि कितना पास आ गया वो। इससे ही रेडियस पता करते थे क्या? हाँ, इससे न्यूक्लियस का रेडियस निकलता है। सही, न्यूक्लियस का साइज पता चलता है। 10⁻⁻15 लगभग। ठीक है, तो हम यही निकालते हैं, डी निकालते हैं पहले। ठीक, तो जब इस अल्फा पार्टिकल के लिए इक्वेशन लगाते हैं, इस अल्फा पार्टिकल को देखते हैं जो सीधा मुंह पे आ रहा है न्यूक्लियस के, तो जो पीछे से आ रहा था, पीछे से कहां से आ रहा था, वहां से, याद है, यहां से आ रहा था। तो यहाँ पे उसको, यहाँ पे उसके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एटम से तो बहुत दूर है वो। तो ऐसा समझ लो, ये न्यूक्लियस है और यहां तक आ गया, मान लो ऐसे करके आया और यहीं से फिर वापस मुड़ गया। ठीक है, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। ये जो न्यूक्लियस है, इस पे चार्ज कितना होगा बताओ? 0। पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव? बहुत सारा। कैसे पता करेंगे, बोलो? है कितना चार्ज होगा इस पे? गोल्ड का फॉइल है ना, हाँ, तो उसमें कुछ प्रोटॉन्स हैं। बस। तो गोल्ड में कितने होते हैं? गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 79। कोई बात नहीं, तुम Z ले लो। Z इज द एटॉमिक नंबर, और इसके अंदर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो Z प्रोटॉन होंगे तो Ze हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, E इज द चार्ज, और तो टोटल चार्ज हो गया न्यूक्लियस पे प्लस Ze। और जो ये आ रहा है कौन सा अल्फा पार्टिकल, इस पे क्या है चार्ज? हाँ, +2E। अल्फा पे चार्ज होता है +2E। अब ये यहां से आ रहा है, यहां पे इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब कुल मिला के यहां से उधर चला गया, तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ है, इसको मैं अज्यूम कर रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन बोले तो यहां पे एनर्जी इक्वल टू वहां पे एनर्जी। ठीक है,
यहाँ पे बताओ एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी। अरे कुछ तो होगी यार, कुछ तो होगी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, हमने जो दी है यहाँ पे, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले तो हमने उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया, उसको दौड़ाया, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ है उसकी, शुरू में कुछ है जब दूर से आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, कुछ नहीं होगी, क्योंकि बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये डिस्टेंस काफी ज्यादा, मतलब काफी दूर है वो, 1-2 मीटर भी काफी दूर हो जाता है। प्लस जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे जाके काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि रुक जाएगा ना। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी वहां पे जाके, फॉर्मूला पढ़ा है सेकंड चैप्टर में। हाँ, के Q1 Q2 बाय आर। के Q1 कितना है, ये आर, जेड ई, फिर 2E अपॉन आर कितना है, डी। तो इसको करके आ जाएगा डी हमारा 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे करके न्यूक्लियस का साइज भी निकल जाता है, और काइनेटिक एनर्जी और पास जाएगा, और पास जाएगा, और पास जाता रहेगा। एक पॉइंट आएगा जिसके बाद वो जा ही नहीं सकता, तुम कितनी भी काइनेटिक एनर्जी दे दो तो वही साइज हो जाता है। बहुत सारी वैल्यू है, बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी दे दी। हाँ, बहुत ज्यादा दे दी, बहुत ज्यादा पोटेंशियल से दौड़ा दिया, 1 मिलियन वोल्ट से दौड़ा दिया। आर पार भी नहीं है। अरे वापस ही तो आएगा यार, एक बार बताओ, आर पार क्या हो जाएगा, कितना पास जा सकता है, रिपेल करेगा ना उसको, रिपेल करना। आर पार वो होगा ही नहीं, वो जाएगा ही नहीं। आर पार कौन जाता है, रेडियो एक्टिविटी में आर पार जाते हैं जब न्यूट्रॉन छोड़ा जाता है। न्यूट्रॉन को तो कोई रिपेल नहीं देगा, क्यों, न्यूट्रॉन सीधा न्यूक्लियस में घुस जाएगा, तुम डालोगे तो वो तो तोड़ भी देगा उसको। और ऐसे ही होते हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शन, पड़ेगी नहीं, न्यूट्रॉन डाल दो और टूट गया, फिर 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। हाँ बस वही न्यूट्रॉन डाल दो, पॉजिटिव चार्ज डाल के थोड़ी टूटेगा, वो घुसेगा नहीं अंदर। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इतना ज्यादा है, वो उसको धक्का मार के वापस भेज देगा। फिर बाकी मैं थोड़ा उसको बताऊंगा जब न्यूक्लियर पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लिया, ये हो गया, ये बना लिया। रेडियो एक्टिव है। तो इसकी कुछ फाइंडिंग्स हैं, वो लिख लेते हैं। तो हाँ, फाइंडिंग्स ऑफ Rutherford's मॉडल, जो मॉडल दिया था, देखो इसी को बोलते हैं मॉडल, कि उसने बनाया नहीं क्या, वो रह रहा है क्या, बनाओ, कोई बात नहीं, लिखो जी, जो मिटाया वो बना लेना। हाँ, तो रदरफोर्ड ने जो फाइंड किया वो लिख लेते हैं। क्या बोला उसने, क्या फाइंड किया, पहला कि मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम, मैक्सिमम स्पेस मतलब 99% से ज्यादा, मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ठीक है, और एट द सेंटर center of atom there is a positively charged nucleus। A2K में K क्या है? ये क्या वो है जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, 9 into 10 के बाद 9, याद है? हाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है कि Q1 Q2 by R², ये क्या वही है। हाँ हाँ, और ये नीचे तो करंट एनर्जी है।
ठीक है। और एक और चीज है, मैक्सिमम मास ऑफ एटम is concentrated in the न्यूक्लियस। जितना भी मास, मैक्सिमम मास न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है, सारा मास, लगभग सारा ही, 99.99% मास। इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? इलेक्ट्रॉन का 0.001%। कितना होता है इलेक्ट्रॉन मास? 10⁻⁻31। प्रोटॉन का कितना होता है? -27। तो कितना गुना हो गया? कुछ होता है। तो कितना गुना हो गया? 1000 2000 गुना हो गया यार, कम से कम 1000 गुना। ठीक है, 2000 गुना। तो वो वही है, सारा मास न्यूक्लियस में लगभग। चौथा क्या है? ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड, मतलब इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहे हैं न्यूक्लियस के, अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो ये सब उसने ढूंढ निकाला। मतलब उसने बोला कि जो घूम रहा है ना ऐसे इलेक्ट्रॉन, और ये एटम है, उसमें सेंटर पे न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, मान लो Ze प्लस Ze, और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा? इसको खींचेगा, फोर्स लगाएगा। ये तो हमने पढ़ा है क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पे, उसने मॉडल बना डाला। ये इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स क्या होगा? हाँ, Q1 ZE इंटू फिर E R स्क्वायर। तो इसका रेडियस मान लो कुछ है R। तो फोर्स क्या हो गया? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि अब ये घूमेगा भी तो इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, इसका कुछ मास भी होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? सर्कल में घूमता है तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल, v स्क्वायर बाय r। v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू k ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो उसने मतलब जैसे हमने पार्टिकल का पढ़ा है ना, वैसे दे दिया। क्या है? ये होता है भाई कि गोल गोल घूमता है। तो ये सब उसने फाइंड किया है। अब इसका देख लेते हैं कि इसके लिमिटेशन क्या है। ये मॉडल कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं देता। जब इसने अपना मॉडल निकाला मतलब उसने पब्लिश किया, ठीक है, तो दूसरे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर सवाल खड़े किए बहुत सारे। क्या दिखाना चाहते? वही सब जलते जैसे होता ही है। अभी गलत भी साबित हो गए। भाई गलत चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं हमें? कौन ये बुक वाले। गलत सारी चीजें थोड़ी कहाँ पर? नहीं, ये गलत का है, गलत क्या है? थोड़ा तो एक मतलब ऑर्बिटल ही तो गलत बताया था निशाने में। नहीं, अगर तुमसे कोई बोले कि ये उसने ऐसे स्टडी ये की, तो सही है, हाँ, पर जो उसकी फिर लिमिटेशंस हैं, फिर उसको हमें बताई क्यों रहे हैं? सच तो डायरेक्ट ना बता दें। देखो नहीं, जब रिसर्च करते हैं ना, रिसर्च करते हैं तो ये भी देखना पड़ता है कि किस तरीके से उसने कैसे सोचा, क्या ढूंढ निकाला, क्या गड़बड़ाई। हो सकता है कि तुम रिसर्च करो तो वो भी गड़बड़ा जाओ कहीं बाद में किसी और चीज में। ये तो हर सब्जेक्ट में होता है यार। देखो न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी, वही ग्रेविटेशन, वो भी फेल हो गया। तुम बोलोगे न्यूटन क्यों पढ़ रहे हैं हम? न्यूटन तो अभी भी लगता है ना, न्यूटन लॉ
क्वेश्चन हो रहे हैं उनसे सब कुछ हो रहा है, लेकिन न्यूटन लॉ झूठ बना रहे कोई क्वेश्चन करवा के। न्यूटन लॉ फेल हो गया। क्यों हो गया? है क्या हो गया? फेल क्यों हो गया पूछ रहे हो? आइंस्टाइन ने फेल कर दिया, पता नहीं। वही आइंस्टाइन ने बोला था कि है, नहीं पता। तो देखना कोई वीडियो पता चल जाएगा। ओके शायद। न्यूटन ने बोला था, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि मान लो कि ये सन है, ठीक है। ग्रेविटी बताई थी बेसिकली इसमें। हाँ, उसने रिलेटिविटी दी थी। हाँ तो न्यूटन ने तो खारिज कर दिया था, ऐसा कुछ होता नहीं। वो तो बहुत पहले की बात है, वो तो 300 साल पुरानी है। 300 साल हो गए होंगे शायद, दोनों के बीच में डिफरेंस। हाँ तो ये अर्थ है, ठीक है, और ये घूम रहा है। तो न्यूटन ने तो चलो दे दिया था ग्रेविटेशन की मदद से कि ये प्लैनेट्स कैसे घूम रहे हैं और ये सब चीजें। तो दिमाग लगाया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर सन गायब हो जाए तो अर्थ का क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं होगा। सीधा ये चलता कहीं घूम जाएगा। जाएगी, कहीं चली जाएगी। सीधा चलता जाएगा टेंजेंट। तो जैसे ही गायब होगा तो फोर्स गायब हो जाएगी ना। हाँ। तो ये टेंजेंशियली निकल जाएगा, जो हमें पता ही है, पत्थर घुमाते हैं। हाँ। रस्सी टूट जाए तो पत्थर हाँ। टेंजेंशियली निकल जाता है। लेकिन आइंस्टाइन ने बोला कि ऐसा नहीं है। वैसे मैं तुमको सही एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली हाँ। थ्योरी में कुछ और ही लिखा है, मतलब वो तुम जाओगे ना Modified। रिलेटिविटी। हाँ, उसने बोला कि जब सन गायब होगा हो गया। तो यहां से वेव निकलेगी, ठीक है, और जब वो वेव पहुंचेगी तब वो जाएगा सीधी लाइन पे। है हाँ, दोबारा मतलब सन की आखिरी वेव जब तक आखिरी- अर्थ पे पहुंचेगी, मतलब गायब होने के बाद जो कुछ वेव्स जा रखी देखो यार, हैं। एक बार बताओ, तुम सन को देख रहे हो, चांद को देख रहे हो, ठीक है। चांद एकदम से गायब हो जाए तो तुम्हें भी दिखना एकदम से बंद हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं कब कब दिखना बंद होगा? कुछ क्या चंद बंद? मिनटों बाद, जब तक उसकी रेस पहुंचेगी उसके बाद। सेम कहानी। तो उसके बाद अर्थ सीधा चले जाएगा। हाँ, चांद भी फिर सीधा चला जाएगा। Tangentially। वो भी तो सारे rotate- जुपिटर मार्स सब सीधे चले चांद भी तो रोटेट करता होगा ना कहीं ना कहीं। अरे हर चीज rotate दुनिया की। अब उस पे तो रोटेट करता है, अर्थ पे तो राउंड तो रोटेट मतलब करता है। स्पेस दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो रोटेट नहीं करती, जो घूम नहीं रही किसी के हाँ, बताओ? घूम रहा है। बुद्धि सन है। घूम रखा होगा गैलेक्सी में। पता नहीं यार, क्यों नहीं पता। भैया मैं ना सच बता रहा हूँ। वही साइंस सब घूम रहा है, सब घूम रहा है दुनिया में। सब घूम रहा है। सन अगर गायब हो जाएगा तो उसका इफेक्ट गायब होने का मतलब जब फोर्स जीरो हो जाएगा ना, वो फोर्स जीरो थोड़ी देर बाद होगा, क्योंकि वो फोर्स की धीरे-धीरे इंफॉर्मेशन और है, कम होगा। वो जाने में थोड़ा टाइम लगता है। 8 मिनट। 8.5 मिनट। तो जैसे सन की रेज आने में यहाँ तक कितना टाइम? 8.5 मिनट। हाँ तो ये सन गायब हो गया, हाँ। तो फोर्स जीरो हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचने में 8 मिनट। 8.5 मिनट लगेंगे। तो 8.5 मिनट तक वो ऐसे ही घूमता रहेगा अच्छा। बिना सन के। वाह उसके बाद जैसी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो अच्छा। टेंजेंशियल निकल तो अब तक हम गए क्यों नहीं गई? क्या? अब तक हम गए क्यों नहीं? सूरज कहाँ हुआ गया? थोड़ी है। नहीं गया सूरज। सूरज गायब हुआ। ऐसा हो सकता है वैसे कि कभी सूरज गायब हो जाए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हर चीज की लाइफ होती है, मरेगा वो भी। भैया हम भी उड़ते हाँ, हुए हाँ, जाएंगे। अरे लिखा नहीं हुआ है, नहीं, हर physics लाइफ होती है ना उसकी। डीके ऐसा कुछ हो जाएगा उसके साथ भी, मतलब उसके सारे चार्ज खत्म हो कितने जाएंगे। साल लगेंगे ऐसा? हाँ, लाखों साल लगे, तब तक उससे जब पहले तक हम एक इंसान दूसरे को गायब मार के हो खत्म करते हैं। हाँ, हाँ। तब तक तो इंसान ही नहीं बचेंगे, जैसे डायनासोर भी हाँ, बचेंगे। कोई ना कोई तो पत्थर आ जाएगा, या तो बाढ़ आ जाएगी, या कुछ हो अगर जाएगा, डायनासोर वापस आ रहे या तो इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि नेचर लोग कुछ मर तो जाएंगे। करेगा, कुछ तो करेगा। 200 साल हो रहे बस जितना हाँ, हाँ। होगा जितना है। किसको बोला? किसी को नेचर अपने आप को ठीक करने के लिए हमको मार देगा, क्योंकि हमें बर्बाद करने चल रहा है। क्या तो बीमारी इंसान को मार देगी। हाँ, बीमारी। इंसान बीमारी को मार देगा। मुझे ये समझना है इसका कुछ भी हो सकता है भाई, कोरोना का क्या पता, मतलब हो सकता है कि कोरोना कोरोना का 100 गुना कोरोना आ जाए हमें, साइलेंट 100 टाइम्स ऑफ कोरोना आ जाए, कि जिसमें कि पता भी नहीं चल रहा आदमी ऐसे ही मर रहा है। ऐसी बकवास मरते जा रहे हैं छोटा सब। था तो यूट्यूब पे देखा करता था, तो बता था कि अंटार्कटिका के नीचे से वायरस है जो बहुत खतरनाक है वगैरह वगैरह। हाँ, बर्फ के नीचे दबे हुए थे। अरे गया तो बर्फ के नीचे जाएगी तो वायरस आ जाएगी, ऐसे कुछ। ज्यादा क्या होगा ये बढ़िया चीज है। यार बाहर तो कुछ खा के लगा दे, कुछ करते हैं। ये देखे किस मेरा फ्रेंड भी बहुत क्रिश्चियन है, इसलिए मैंने जा सकता बहुत मेरा तो एक दिन था, उसमें मेरे में आया था। तो मैंने किसी को ना नॉर्मल से सारे बोल देता हज़रत इस मॉडल में
देखो रदरफोर्ड मॉडल में एक लिमिटेशन है, ये चीज, ये जो ये कवर अप करेगा हमारा बोहर, क्या करेगा, इसको कवर अप करेगा हमारा फिर बोहर। उसमें भी लिमिटेशन है। हाँ, उसमें भी लिमिटेशन है। ये वही है वही में सही कौन सा इलेक्ट्रॉनिक होता है? सही कुछ भी अभी नहीं है तक तो भाई। बोहर का बेस्ट सब है, चल रहा सही है। नहीं है अभी तक, बोहर इज अब बेस्ट। कोई कह देगा इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। नहीं वो तो बहुत पहले हो चुका ना, इलेक्ट्रॉन इज मतलब वेव नेचर भी है, और वो तो पढ़ लेना हमने। हाँ वेव होती है, कभी पार्टिकल बन जाता है, वेव बन जाता है। सर आप बहुत सारे बड़ी थ्योरी निकालो। अरे थ्योरी पहले से ही है, 100 साल पुरानी है, ये सब चीजें 100 साल पुरानी है, कोई नई बात नहीं इतना कहाँ से पढ़ रहे थे ये लोग? 100 साल पहले के डिवाइसेस भी थे। डिवाइस जितने भी थे उन्होंने कर दिया काम। अब तुम ये सोचो 100 साल पहले की चीज जो हम पढ़ रहे हैं, तुम सोचो आज क्या हो रहा होगा उन्हीं इंस्टीट्यूट में, आज साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं। मतलब कुछ तो बढ़िया हो रहा है, पर बताया नहीं जा रहा। बताते ऐसे नहीं बताएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ऐसे। मतलब अभी तक बहुत कुछ पता लग गया होगा, 2-3 थ्योरियां बता रही होंगी, मतलब बहुत ज्यादा ही, पर बताएंगे नहीं। वो तो तब पता चलता है जब कोई प्राइज वगैरह मिल जाता है, नोबेल वगैरह, ये वरना लीक हो जाएगा और उसमें भी पूरा नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है कि ऐसे ऐसे उन्होंने कुछ काम किया। दूसरे वाले की लिमिटेशन दे दी। तो ये सोचो यार कि जैसे 1905 में, 10 में, 15 में ऐसे ऐसे करके ये एटम के होने लगा, तब सोचो यार 100 साल बाद क्या हो रहा होगा, क्या ही हो रहा होगा, क्या चल रहा होगा आजकल के। बस यही सुनने में मजा आता है मुझे। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें लगती हैं, बट स्टिल झूठ सी है यार। अरे अब तो स्ट्रिंग थ्योरी भी आ गई है, पता नहीं क्या बोलते हैं। छोड़ो सर, पढ़ते नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जब तुम अगर इसको डीपली देखना चाहोगे ना, तो उसमें काफी सारी इक्वेशन, मैथमेटिकल और फॉर्मूले। कोई नहीं, हम लिमिटेशन देख के खुश हैं। साइंटिस्ट भी बनना। मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है, पुरानी बात है, मैंने भी कौन सा पढ़ लिया। कोई जरूरत नहीं ना इतना, ये सब। इंसान जरूरत के हिसाब से काम करता है। ठीक है, देखो लिमिटेशन क्या है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। हाँ उस दिन तब भी नहीं आई थी, जो बारिश पड़ रही थी, कितनी देर हुई थी बाद में। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देखो मैं बताता हूँ बारिश हुई इसकी लिमिटेशन क्या है। हुई थी भाई, मैं उधर थी, तो बाहर आया था। मैं उसमें देख रही थी एक पानी के उसमें, मतलब कुछ बाहर का पानी पड़ा था सड़क पे, तो उसको बहुत वैसे तो वही है, निकल जाता है मेरा फोन आई है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, और वो सर्कल में घूमता है, कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमता है, तो उसके पास क्या होता है बताओ। सर्कल में घूम रहा है ना, एक्सेलरेशन होता है ना। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल भी है, चार्ज पार्टिकल विद एक्सेलरेशन क्या करता है बताओ। वो एडमिट करता है। हाँ वो क्या चार्ज पार्टिकल विद एक्सेलरेशन कुछ एमिट करता है। एनर्जी रेडिएशन है, वेव्स पढ़ा ना हमने वेव है कि वेव पैदा ही कैसे होती है, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे। तो ये एक्सेलरेशन में है, लगातार एक्सेलरेशन में, हाँ। तो ये क्या एमिट करेगा, वेव एमिट करेगा। तो वेव में एनर्जी होती है, हाँ। तो मतलब वो एनर्जी एमिट करेगा भाई। ये हाँ। न्यूक्लियस में वो एनर्जी एमिट कर देगा, तो खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, जीरो। हाँ, कम हो और फिर जाएगा। वो सब घूमते घूमते न्यूक्लियस से वो हो जाना चाहिए बम। जलेबी बना देगा। मतलब नहीं, हाँ, मतलब बम को मतलब टकरा जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। इसकी एनर्जी, हाँ इसकी एनर्जी हो जाएगी धीरे धीरे कम। हाँ। तो ये कम होते होते जलेबी। स्लो हो जाएगा और धीरे धीरे न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, ये एक्सप्लेन रदरफोर्ड ने क्या था, क्योंकि वो नहीं करता। नहीं सॉरी बोहर ने क्या था, क्योंकि वो ऑर्बिटल्स में घूमते हैं स्पेसिफिकली, नहीं जाता है उसके पास, वो नहीं गिरता है। वो तो इसने भी बोला था, पर उसने फिक्स्ड बोल दिया था बस। नहीं, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि लेकिन उसने ये थोड़ी बोला था कि इसके ऑर्बिटल होते हैं। नहीं, ये सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन हाँ। स्टेबल कैसे है। हाँ। तो वो बोर ने बताया था, बताऊंगा स्टेबल कैसे है ये। तो इसमें लिख लो यार, एक लिख लो
electrons. When electron revolve around nucleus, it has an acceleration. सब ये कह रहे हैं झूठ इतना नहीं। The charge particle जनरली नहीं है। with acceleration emits radiation. An electron will keep losing its energy and gradually fall in nucleus. But it doesn't बोर्ड की प्रैक्टिकल रिलेशन कैसे आती happen. है? It हर स्कूल के लेवल होते हैं बेसिकली। keeps ऐसे हमें पता चल मिड जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं ज्यादातर revolving. इसके आसपास में। मतलब ऐसे पहले पता चल जाएगा कि कौन सा प्रैक्टिकल किस दिन है। हाँ वह वजह से ऐसे अचानक से नहीं देखते हैं। ऐसे तो नहीं होगा ना कि मतलब अब 4 दिन पहले बता रहे अच्छा Around एक the बता रहे nucleus. फिर 20 को बता रहे अच्छा 15 को तुम्हारे मतलब 25 को। भैया बोर्ड की प्रैक्टिकल डेट शीट आ जाती है? हाँ आदत होगी यार. नहीं जैसे हर स्कूल की अलग अलग होती होगी ये बात तो पक्का है क्योंकि कहाँ से लाएंगे इतने सारे। लगभग एक ही वो होता है. नहीं एक मेरा हफ्ता मतलब 10 ये दिन के अंदर हो जाता है. ऐसा मैं बता देंगे कि अच्छा 15 को ये है 17 को ये पहले मतलब जैसे अगर पहले दिन ही हमें पता चल जाता है कि सारे प्रैक्टिकल किस दिन होंगे। पता नहीं यार. हाँ भैया आप भी तो स्कूल गए हो। अरे पुरानी बात हो गई यार, कितना याद ये है. क्या मुझे जानना है कि मतलब ऐसे तो स्कूल वालों पूछ लो. पूछें वो तो भैया मैं सैटरडे जाऊंगी फाइल्स चेक करा के। मैं स्कूल तो अटेंड करती ही नहीं ऑब्वियसली बट हाँ लेकिन वो भी टरकाते ही है डमी वाले तो मेरे को ये जानना था कि जैसे कोई भी है किसी पास आउट से पूछना पड़ेगा। पास आउट से पूछ लो, तुम्हारे बैच होंगे कुछ पास आउट. कौन है? नहीं आकाश वगैरह में. आकाश में आर्यन के बच्चे हैं उनसे बात नहीं कर देते हमें मतलब वो थोड़े खतरनाक से होते हैं। हाँ किसी और को ढूंढ लो. हाँ ये स्कूल से ही पूछ लो, हम बता दें. पूछना तो है ही मैं मतलब फिर भी मैं पहले पता करना चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए कि एक ही दिन में हमें पता चल गया डेट शीट की हाँ इस दिन ये प्रैक्टिकल इस दिन ये प्रैक्टिकल है। डेट शीट पहले आ जाती है। रानी मुझे जाना है ना। हमारे स्कूल की डेट शीट पहले आई थी तो बता देंगे कि इसमें प्रैक्टिकल है अगले दिन ही प्रैक्टिकल थोड़ी कर देंगे। ऐसा टाइम है देते बच्चों को प्रिपरेशन करने के लिए। आई होप कि 20 से 25 के बीच में कहीं प्रैक्टिकल मेरे भैया की ये तो अच्छा है। ओवर मॉडल आ गया. मिड जनवरी से चालू होते हैं और ये पेरेंट्स पहले ही दिलासा तोड़ रहा है। अरे मजाक से क्यों है? क्यों होते हैं मिड से पहले से कर दो भाई। इन्होंने प्रैक्टिकल की डेट शीट तो निकाल दी है 1 जैन से 15 फरवरी तक की 13 या 15 फरवरी तक की है मतलब बेसिकली बता दिया है कि इस बीच में प्रैक्टिकल होंगे बोर्ड वालों ने ये सर्कुलर तो निकाल दिया। एक से मैंने देखा हर स्कूल में 10-15 दिन की छुट्टी हो रही है। हाँ दे ही रहे हैं बिल्कुल। बाकी तो कॉमन सेंस। ठीक है तो ओवर मॉडल क्या बोलता है ये. अब ये जो इसकी कमियां है ना ये पूरी कर देता है. बोलता है ऑर्बिटल बढ़िया घूमता है मुझे। हाँ तो ये पैर की पोस्टुलेट्स हैं, इसके 3 पोस्टुलेट लिखने के लिए आते हैं. लिख लो. नहीं इसमें लिखने का ये ज्यादा थोड़े बहुत न्यूमेरिकल है और डेरिवेशन तो एक भी नहीं होगी ना। डेरिवेशन तो नहीं है. सही है। आप बोलने वाले थे आप बस ना बोल दिया गलती से। डेरिवेशन तो नहीं है. कितना अच्छा लगा सुनते हुए। भाई रे ऑप्टिक्स ने तो हालत सी खराब कर रखी डेरिवेशन के मामले में।
बहुत है उसमें। क्वेश्चंस ठीक है, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं भाई, डेरिवेशन कितनी रखते हैं भाई बैठ के, दिमाग खराब हो जाता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। मेरे को इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट मिला ट्रांसफार्मर पे, तो मैं मैम के पास गया, मैंने परफॉर्म कैसे करना है, मतलब लैब में करवाया था कुछ जो स्पेसिफिक अलग अलग। तो मैं उस दिन केमिस्ट्री का कर रहा था, उस दिन का स्कूल बंद हो गया, तो मैंने मैं कैसे करूँ, नहीं मैंने पूछा मैम मैंने परफॉर्म नहीं करा तो मैं क्या करूँ, कहती है मुझे क्या। बहुत बढ़िया टीचर है भाई। वो ऐसे पढ़ा रही, सिर्फ ड्रॉपर बैच को पढ़ा रही है, फिर रिपीटर बैच को पढ़ा रही है। ये तुमने 11वीं में पढ़ाई है, मैं नहीं बताऊंगा। विदाउट टीचर तो बस एक ही काम करना सीख गए आजकल स्कूल वाले, पैसा खा के बैठ जाते हैं, कहाँ से लगाया है नहीं। पेट बढ़ाते हैं, पेट बढ़ाते हैं। हाँ ये भी बात है, पेट बढ़ाते हैं। देखो इतनी बनना गाली पे बोर मॉडल ने क्या बोला, इनके सामने सुन लिया आपने, सुन लिया ना आपने, यहाँ पे तो भाई आपने सुन लिया ना, क्या 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 सुना, जस्ट क्या बोला? कुछ नहीं बोला है। आप हंसे क्यों? मैं तो ऐसे ही, तुम हंस रहे हो बार बार, ऊपर वाला सब देख रहा है। इसने बोला मुझे टीचर नहीं मिला क्योंकि टीचर को गालियां पड़ती है। टीचर को मिला, बच्चों से टीचर नहीं बनना अच्छा क्योंकि टीचर को गालियां पड़ती है और आप नहीं ऐसा खड़े नहीं, हो। देखो क्यों हमको भी गालियां पड़ती हैं, सबको पड़ती है गालियां। भैया देखो सुनिए, ऐसा थोड़ी हम काम बंद कर देंगे, हाँ हमारी कोशिश यही है कि जो सिखा रहे ढंग से सीख जाओ। भाई गालियां तो हर किसी को पड़ती है, डॉक्टरों को पड़ती है भाई, डॉक्टरों को वो पड़ती नहीं है, वही से नहीं डॉक्टरों को कहते हैं खून डॉक्टर दिया। को यार पीट भी देते नहीं हॉस्पिटल में। हाँ अरे आती भैया रहती है खबरें। अरे इसमें हुआ नहीं, आरजी करके बगल वाले जो था उसमें भी तो मास्क। तुम जहाँ जाओगे ना वहाँ गालियां पड़ेंगी अगर काम सही से नहीं करोगे, बस अरे भैया सिंपल सी सही से बात। करोगे तब भी। अरे तुम यार इंडियन क्रिकेट टीम में चले जाओ, ठीक है, अगर वहां पे काम नहीं किया ना, गाली गाली देके बाहर भैया अभी का निकालते एक रीसेंट केस देखिए नहीं कैप्टन वैप्टन भी गाली देते हैं। हाँ अभी का एक रीसेंट केस याद आया, एक पर्सन ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखी थी अच्छे खासे अमाउंट में, तो उस अब वो रैश ड्राइविंग की वजह से गिर गया, अब उसके छिल मिल गया, अच्छे तरीके से कांड हो गया उसका। अब था तो गुंडा ही और उसने अल्कोहल कंज्यूम कर रखी है, तो उसे इंजेक्शन नहीं दे सकते जो उसका होता है दर्द का, इंजेक्शन वाली बात है, ऐसे भी नहीं गोली वोली, और भाई गोली भी नहीं दे सकते। ये रिसेंट का केस है, मैंने देखा था यूट्यूब पे। तो उसमें क्या हुआ कि जो उसके मेंबर थे गुंडे पकड़ के डॉक्टर को पीट दिया कि तुझे दवाई नहीं दे रहा, अगर उसने दवाई दे दी तो वो वैसे मर जाएगा क्योंकि उसने अल्कोहल। भाई नहीं रिएक्शन, फिर तो डॉक्टर गया तो उसको तो कत्ल कर देंगे, और जो दवाई नहीं दी तो उसको वैसे लोग पीट रहे हैं। तेरे को क्या मस्त बातें चल रही है। कहीं बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई हॉस्पिटल में मर जाता है उसके बाद उसके जो रिलेटिव होते हैं डॉक्टर पे चढ़ जाते हैं, ठीक है, ऐसा तुमने थोड़ी मार डॉक्टर दिया। ने मार दिया, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, लेकिन ये होता रहता है। हाँ देखो भाई काम अच्छा नहीं करोगे ना तो गालियां तो तुम तैयार रहो। इज्जत बनाने में टाइम लगता है। तुम ये शुरू से देख लो, तुम बचपन से देख लो, बच्चा जो है ना अपना काम नहीं करता, हाँ। घर वालों से गालियां पड़ रही हैं, थोड़ा बड़ा होता है स्कूल में काम नहीं कर रहा है या कहीं और काम नहीं कर रहा, फिर इधर उधर से दोस्तों से भी गाली खा रहा है। तो इतना परसेंट आया, आप क्यों इतना है? नहीं भैया मेरी बेटी का तो 90% आया है, बहुत अच्छे मार्क्स है। अच्छा आपकी कितना है? 93। थोड़ा और पढ़ लेती इससे ज्यादा आ जाते। तो गालियां पड़ रही है, 90% लाके भी एक चाटा खाना पड़ रहा है। भलाई का सामान है। जो भी करो सही करो, किसी भी फील्ड में। शो पीस टीचर नहीं बनना, कुछ और तो बनना है, कुछ तो बनोगे ही। अरे कुछ तो करोगे ही पैसे कमाने के लिए, काम सही करो बस, गाली नहीं पड़ेगी। भैया ना जिंदगी एक रेस है। और गाली वाली के चक्कर में मत रहो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम सही है, उसके बाद जो गाली दे रहा है रहने दो, इग्नोर। सर पे ओके लिख के दो। पहले लिखी मैं डोंट मैच फिर तो और गालियां पड़ेंगी। बड़ा अकड़ू है, लिखा कैसे तूने डोंट मैच बड़ा अकड़ू है। जाना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो ज्यादा मतलब छेड़ते हैं टीचरों को, वो तो भैया उनके साथ अगर ये हो जाए ना कि तुम उसको छेड़ने लग जाओगे, मान लो कि एक टीचर है उस बच्चे को ही सुना रहा है,
तो हो सकता है कि वो टीचर पे ही कुछ और ज्यादा उछलने लग जाए, कल को कुछ और करने लग जाए। ये तो बताया था मैंने, चोटी बना के करवाया था। होते हैं बच्चे, ऐसे होते हैं पूरे। अरे भैया सब करवाते हैं। हाँ, नहीं स्कूल करवाते के टीचरों का भी तो होता है, बच्चे कभी कुछ लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, कभी पीछे से फेंक दे रहे हैं। स्कूल में अभी तक मतलब जैसे मैं पढ़ी हूँ तो अभी तक 10th तक तो मैंने ये देखा था कि डराया जाता था, नाखून नहीं कटे बेटा कैसे से काटूंगा, बाल नहीं कटे यहाँ तेरे, मतलब वो होता था बच्चे फैशन में आ रहे हैं बिल्कुल लंबे लंबे बाल, और मतलब टीचर्स को चाहिए कि एकदम शॉर्ट रखो हेयर, अच्छे बच्चे की तरह वेल ड्रेस अप आओ। नहीं मानते थे, मैम को छल्ली रबड़ नहीं होती उससे आगे छोटी बना देती थी, वो भी कलरफुल। अरे हाँ, मेरी टीचर करती थी वो भी कलरफुल। और एक हिंदी वाली मैम थी, वो मेकअप कर देती थी लड़कों को। नहीं मेकअप तो नहीं करा, हाँ पढ़ाई नहीं लेकिन करता और वो भी ऐसे नहीं करा कि मतलब तुमने अच्छी खासी छोटी, मतलब तुम्हें एक बार बोला और तुम कल नहीं करवा के आए, अच्छा खासा एक डायरी में नोट देने के बाद एक हफ्ते तक उसको बच्चे को ऑब्जर्व करना, मतलब जब तक हद नहीं हो जाती वो बच्चा सुन के ही नहीं दे रहा है तब तक वो एक्शन नहीं लिया जाता। होता है ऐसा। जब वो बच्चा मान ही नहीं रहा, वो आई उसकी कलरफुल जोड़ियां बनाई थी और हम हंसे भी बहुत थे, मुझे याद है हम पीटी ग्राउंड वाले में टीचर भी डंडे डंडे मार देते हैं, ये क्या करके आया? नहीं एरिया में तो पीटी वाला ही होता है, ऐसा तो नहीं होता। स्कूल में तो सोफिस्टिकेटेड वे नहीं होता ना, सीधा डंडा। पानी में रहे तब मारे। और क्या कर खड़े नहीं, थे नहीं। वहाँ पे। अरे प्रेयर हो रही होती है ना, तो सीधा पीटी वही टीचर क्या है, मारते हैं, ऊपर से उछल के आता है, सीधा लाइन में घुसता और वही चालू। हाँ, ऐसे सीधा नहीं हमारे वो ऊपर से बस ये देखता रहता है कौन दांत दिखा रहा है, उसके बाद दिख रहा है, पहले उसके पास जाओ और स्टेज पे से बोल देगा कि बेटा ऐसे मत सोचना, तुम मुझे दिख नहीं रहे हो। और फिर ऐसे घूमे, हमारी असेंबली है ना, मतलब हर क्लास में स्पीकर लगे रहते हैं, तो ग्राउंड में बहुत कम ले जाते हैं, तो जब ग्राउंड में लेके जाते हैं वो सबके कड़े इकट्ठा करेगा और सबको बोलेगा कि ये चूड़ियां में पहने स्टेज पे जाके। ये बात तो सच है। अरे हमारा तो वाइस प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल का वाइस प्रिंसिपल जो है एनवीएम का, हमारी प्रेयर ऐसे होती है 6 to 12 इकट्ठी होगी और बाकी जूनियर छोटे मतलब अलग अलग होती है, और बाकी मतलब और वो भी ग्राउंड में रेयर होती है, क्लास में स्पीकर लगा रखे हैं, वही खड़े खड़े चलती है प्रेयर, खड़े हो जाओ, और क्लास में कोई ध्यान भी नहीं देता, फिर भी कोई नीचे आता है तो थोड़ा तो अटेंशन देता है, बट क्लास में तो जैसे हो रही है टीचर भी क्लास के बाहर निकल के दूसरे टीचर से बात कर रहा होता है, हम अंदर मजे ले रहे हैं, हम तो बैठ जाते हैं, वो कहता है खड़े हो बैठ जाते, मैं थी ना अच्छा, डमी हो गई ना, तो क्या कहते हैं हमारे स्कूल में एक हमारा वाइस प्रिंसिपल था एनके मिश्रा, मतलब है जिंदा है, तो उसने क्या करा, वो स्पीच दे रहा था अपनी, वही जैसे बुलाते हैं चोचले करते हैं थोड़े बहुत जब नीचे मतलब ग्राउंड में करवाते हैं वो असेंबली, तो वो दे रहा, उसने पता एक बच्चे को 3-4 बच्चों को उधर देख लिया 12th क्लास के, वो खड़े होके मतलब कुछ तो बदतमीजी कर रहे होंगे, वो गया मतलब कूदता हुआ लिटरली ऐसा स्पाइडरमैन जैसे गया और जाके अच्छे से धुल दिया जो, और उसके बाद ना हमारे ना उधर बैडमिंटन कोर्ट में ही वहां पे वो रखे थे जो वो नहीं लगाते क्रिकेट में, उन्हें क्या कहते हैं मुझे नहीं पता क्योंकि मैं क्रिकेट में इंटरेस्टेड हूँ। विकेट्स। हाँ विकेट्स, उसने वो उठाया धड़ाधड़ बजाता चला गया और हम वो ड्रामा देख रहे थे, आधे लोग हंस रहे थे, हमें टीचर्स कह रहे थे हंसो मत तुम भी पिटोगे, हम हंस भी रहे थे, पता नहीं ऐसा क्या कर रहे हैं। एनएफसी है क्या, तो उसमें भारद्वाज है क्या पीटीआई? अब तो बदल गई, मोटी सी रैकेट चल रही कोच की टीचर और चल भी नहीं पाती हो, पता नहीं कोई हाँ हमारे टाइम में भी था, ही बहुत मोटा था, इतना पेट था नहीं वो चल नहीं पाता था, सच में ऐसे था। उसी के आगे लगता है और था वो पीटीआई है ना भैया, फनी नहीं लगता होगा। भैया हमारी तो ना म्यूजिक की टीचर थी ऐसी, और उसको पता है वन के बाद 2 को टॉ बोलती थी, हम तो बेस्ट, वो कथक करवाती थी ना, वीडियो ऑफ कर दे, तो मैं काट दूंगा यार, हम भी बोलते हो देख ही कौन रहा है यार, 12 कोई बात नहीं, मैं ज्यादा लौटना पड़ता ही नहीं, मैं डाल दूं सीधा। हेलो भैया वो वन के बाद टॉ बोलती थी और हम हमेशा वो कथक कराती थी, हम कथक कर ही नहीं पाते थे क्योंकि उसका वन के बाद टॉ आता था 2 नहीं। साउथ से थी क्या मैम? है साउथ की थी? अरे नहीं बहुत time हो गया भाई यार। इधर एनबीएम में ही है। ओके सर, छुट्टी पहले से होंगे। और अब मैं आपको बताती थी कि मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के कॉन्सर्ट्स में जाती हूँ, बॉलीवुड के कॉन्सर्ट्स में जाती हूँ, तुम्हें नहीं पता कला क्या होती है, म्यूजिक के बारे में अच्छा ज्ञान था कि कला, तुम्हें क्या पता कला कितनी बड़ी चीज है, कहाँ से कहाँ ले जाती है, और हम बेशरम भाई बिल्कुल लकी